हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ CSIR नेट के स्टूडेंट के लिए, स्पेशली फॉर CSIR नेट स्टूडेंट्स। देखिए है क्या, आप लोग CSIR का सिलेबस जो कवर करते हैं बहुत ही लार्ज सिलेबस है, बहुत ज़्यादा लार्ज सिलेबस है। तो ऐसे केस में सब कुछ पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता है। सब कुछ पढ़ पाने का मतलब आपको पास स्पेशलाइजेशन सबका नहीं है। जो ऑर्गेनिक के हैं उनके पास इनऑर्गेनिक फिजिकल छूटता है, जो ऑर्गेनिक के हैं इनऑर्गेनिक के उनके पास 2 और छूटेगा। मतलब 100% कोई कवर हो ही नहीं सकता। बट एक बात ध्यान रखिएगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कभी भी आप कंप्लीट पढ़ के सोचेंगे CSIR निकालने तो पॉसिबल नहीं है। CSIR पूरा पढ़ के कभी नहीं आता है। 2 चीज़ें सिलेक्शन के लिए देखिए एकदम जरूरी है। पहले टू द पॉइंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर में हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो जरूरी है कि उस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाइए। सिलेक्शन के लिए सब कुछ करना जरूरी नहीं है, उसमें से कितना छोड़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले हर एक चैप्टर में से क्या करना होता है, ये चूज करना होता है क्या चीज़ें पढ़नी है, कितनी चीज़ें छोड़नी है। जब आप पूरा पढ़ के जाते हो तो आपकी तैयारी समझ लीजिए, लगता तो आपको है कि पूरा तैयार है, बट मुझे नहीं लगता कि आप पूरा तैयार हो गए हैं, आप कंफ्यूज ज्यादा हो गए। कोशिश ये करिए कि सिलेक्टेड चीजें पढ़िए। CSIR हमेशा आपको बहुत डेप्थ में भी नहीं जाएगा, ना बहुत ही सरफेस पे आएगा। जिस लेवल का क्वेश्चन पूछता है वो आपको सिलेक्टेड टॉपिक से ही क्लियर हो पाएगा। आपके पास बहुत वाइड केमिस्ट्री का स्कोप है, बहुत ज्यादा वाइड है। आप पूरा कवर करने के चक्कर में पता चला कंफ्यूजन ज्यादा हो गया, टेंशन ज्यादा हो गया, प्रॉब्लम ज्यादा हो गया। तो आप कोशिश ये करिए कि चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल लीजिए उस चैप्टर से, उन पे फोकस करिए, ज़्यादा मेहनत करिए। और सबसे पहले एम बनाइए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, रैंक बाद में सोचा जाएगा। सबसे पहला काम क्या है, सेलेक्ट हो जाएं, रैंक चाहे जो रहे, उसके बाद एक बार सेलेक्ट हो जाए फिर रैंक के लिए इंप्रूवमेंट करिएगा। मेरे साथ क्या हुआ था, वाइड सिलेबस कवर करके गए तो एग्जाम देने, बट जब नंबर आए तो ये पता चला कि हम सिलेक्शन के लिस्ट से जहाँ पे कट ऑफ था उससे इतनी दूर थे कि अपने को डर लग रहा था यार ये हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर हमने सिर्फ एक सिंपल सा फंडा अपनाया, मुझे बस नेट निकालना है। नेट निकालने के लिए क्या करना है, JRF नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने सोचा JRF नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बार में तो लग चुकी थी और ऐसा लगा था कि लगा ये सारा पढ़ा लिखा तो वेस्ट हो गया, इतना सारा पढ़ा था। बट पढ़ा लिखा वेस्ट नहीं होता है, बट सिलेक्शन भी जरूरी होता है। अदरवाइज आप बहुत अच्छी तैयारी करके, बहुत अच्छी कोचिंग करने के बाद खूब मेहनत के सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगा। तो सबसे पहले चीज क्या है, आप पॉइंट करिए, आपको JRF नहीं, पहले नेट पे जाइए कि मुझे नेट निकालना है। नेट निकालने जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चुने हुए टॉपिक से पढ़ने, गिने चुने, ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, इतने नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आप नेट के लिए फोकस करिए। आपको मैं गारंटीड बता रहा हूं, इतना अच्छा रिजल्ट आपका आएगा कि आप जो मेहनत किए था उससे ज्यादा एक्सपेक्टेड होगा। जो एक्सपेक्टेशन शुरू में रखा था फुल सिलेबस कवर करके, उससे ज्यादा अच्छा अब आपको मिलेगा जब आपने फोकस्ड करके तैयारी करी थी। मैंने भी यही किया, जब पहले लगा कि कोशिश करेंगे पूरा लगा डालेंगे, SPM निकालेंगे, SPM के चक्कर में नेट भी ना मिला तो हुआ क्या, फ्रस्ट्रेशन। फिर ये सोचा, सीनियर से बात किया, सीनियर भैया लोगों ने बताया कि देखिए पहले आप नेट निकाल लीजिए, एक बैकअप रखिए अपने पास, बैकअप हो जाएगा तो आगे मेहनत करके नेट JRF अच्छे से निकाल सकते हो। फिर जब मैंने नेट के लिए सेलेक्टेड चुनिंदा टॉपिक्स पढ़े, गिने चुने पॉइंट ही पढ़े, अच्छे अच्छे बुकों से हेल्प लेके सीनियर से, तब जाके समझ में आया कि जब हम नेट निकालने के लिए जाते हैं, पॉइंट करके जाते हैं, मुझे ये टारगेट चाहिए, उसके लिए टारगेटेड पढ़ते हैं, और वो टारगेटेड पढ़ोगे तो आपको टारगेट अचीव होगा। फिर मेरा JRF हुआ, पहली बार UGC JRF हुआ, फिर मेरे को लगा कि नहीं CSIR JRF साइंस का है तो CSIR JRF होना चाहिए, उसमें ज़्यादा नहीं पता था। तो UGC JRF के बाद फिर मैंने कोशिश किया, फिर से सिलेक्टेड टॉपिक के अलावा 2 टॉपिक और 3-4 टॉपिक बढ़ाए, तो सब में फिजिकल में 2, इनऑर्गेनिक में 2, ऑर्गेनिक में 2, सब में ऐसा बढ़ाया। अगली बार CSIR JRF भी हो गया। मेरा रैंक बहुत अच्छा नहीं आया, मेरा रैंक जब UGC JRF हुआ तो ओनली 86 था, CSIR JRF हुआ तो ये 76 था। तो फिर मैंने क्या कहा, अब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को रैंक लेके बहुत
अच्छा नहीं करना था, JRF हो गया था, किसी और का बच्चे का रैंक मैं नहीं खाना चाहता था, तो मैंने अपना निकालने के बाद वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि JRF में अगर देखिए रैंक 10 के अंदर आता है तब तो किसी काम का है, अब वो 11 से 100 के बीच में किसी को है फेलोशिप वही मिलेगा, आप अननेसेसरी किसी अच्छे स्टूडेंट का या किसी नीडी स्टूडेंट का जिसको JRF की नीड है उसका आप वेस्ट कर रहे हो। बाकी इच्छा आपकी है, करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ यही सिलेक्टेड टॉपिक जिसको पढ़ के आपका CSIR 100% निकल जाएगा। सबसे जरूरी आप पॉइंट आउट करिए कि क्या चैप्टर का कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा हमें छोड़ना है। एक सिंपल लॉजिक समझ लीजिए, CSIR होता है 200 नंबर का, उसमें क्वेश्चन कितने करने हैं ये बहादुरी नहीं है, कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं ये बहादुरी की बात है। क्योंकि आप 200 करने जाओगे तो नंबर आपका पता चला 60 आ रहा, 70 आ रहा है, बट अगर आप 100 प्लस केवल करने जाओगे तो आपका नंबर 90 से 110 के बीच में आ जाएगा। आज मैं गिने हुए 25 यूनिट जो हमने प्रिपरेशन करी थी और हमने लोगों को बताया था, हमने लोगों से सीखा था, वो 25 यूनिट्स में आपको बताने जा रहा हूं कि 100 नंबर से ज्यादा स्कोर करने के लिए ये 25 यूनिट सफिशिएंट है। अगर इनको प्रॉपरली सही से पढ़ डाला तो गारंटीड बोल रहा हूं आपका CSIR JRF हो जाएगा। बस यही कि टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है। जितनी चीजें बताऊंगा उसका मैं वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगा, उसका मैंने नोट्स भी बना रखा है, अपना सेल्फ नोट्स बना रखा है। मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, ना कहीं कोचिंग किया था ना कुछ, बस सीनियर से हेल्प लिया, बुक से हेल्प लिया, खुद से पढ़ा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे, पेपर में देखा कहाँ से क्वेश्चन लगातार उठा रहा है, उन टॉपिक्स को चुन लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया बुक से, उसके बाद अपना नोट्स तैयार किया। वो नोट सारा मैं अपने ऐप पे शेयर करूंगा। देखिए मैंने इस कोर्स का फी रखा है 111 रुपए, 111 रुपए। पहले मैं नहीं रख रहा था, बट कुछ लोगों के सजेशन पर रखना पड़ा। वजह ये था कि उन्होंने ये बोला कि कोई चीज़ फ्री में दोगे तो कोई वैल्यू नहीं करेगा, और ये बात मुझे भी पता है, फ्री में आपको वैल्यू नहीं होगा, इसलिए मिनिमल कॉस्ट रखा है। आपको ये भी ना लगे कि बहुत बर्डन है, बट आपका काम भी हो जाएगा। मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, आप देखिएगा जो जो टॉपिक्स मैं इसमें यूनिट में बताऊंगा वो आपके काम का होगा, और वही टॉपिक्स आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो हम एक एक करके शुरू कर रहे हैं। देखिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 8 यूनिट्स बनाए हैं। अब ये 8 यूनिट आपका कवर करेगा 30 से 40 नंबर कवर करेगा। ये 100% 30 से 40 नंबर आएगा इस 8 यूनिट से। इनऑर्गेनिक के 7 यूनिट बना रखे हैं, उन 7 यूनिट से हमने एक्सपेक्ट किया 30 से 35 मार्क आप आराम से गेन करोगे। फिर फिजिकल के 9 यूनिट्स बनाए हैं, इन यूनिट से भी 30 से 40 मार्क आपको गेन करने हैं। और फिर एनालिटिकल के 2 यूनिट्स हैं, उनमें से आपको 4 से 15 मार्क गेन करेंगे। अगर सब का हम लोअर ले लेते हैं 30 30 30 और इसका 5 तक लीजिए, 30 30 30, तब भी हम 95 के अप्रॉक्स जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के मिनिमम लेने पे ये है, मैक्सिमम लेंगे तो 100 प्लस तो है ही। तो हमारे पास ये जो यूनिट दिख रहे हैं, ये टोटल यूनिट जो आपको हम बताने वाले हैं, ये इतने एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिसको लेके जब हम पढ़ाई शुरू करोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आया हुआ है और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये सारे यूनिट, मैं सारे यूनिट का क्लासिफिकेशन करूंगा, एक एक करूंगा, पढ़ाता चलूंगा। इसके एक पहला यूनिट चालू करूंगा, उसको कंप्लीट करूंगा, दूसरा कंप्लीट, फिर इसका कंप्लीट, फिर इसका कंप्लीट, फिर इसका कंप्लीट। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं पहले ऑर्गेनिक के यूनिट्स को। ठीक है, चलिए। देखिए पहले, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक का यूनिट 1 मैंने यूज किया है, बहुत एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 इसका नेम रिएक्शन का है, नेम रिएक्शंस। अब इनमें कौन कौन से नेम रिएक्शंस है मैं ये बता दूं आपको, सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। 10 नेम रिएक्शन मैंने चूज किया है। मैं सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं आपका वाटर नाइट्राइट एस्टर सिंथेसिस, या रिएक्शन कह लो, वाटर नाइट्राइट एस्टर रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने होंगे सब इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरा है फेवरस्की रीअरेंजमेंट,
फेबरस्की रीअरेंजमेंट। तीसरा जो इसका नेम रिएक्शन है वह हॉफमैन लोफलर एंड फ्रिटिग रिएक्शन। हॉफमैन लोफलर एंड फ्रिटिग रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा जो बताएंगे वो होगा स्टीरियो सेलेक्टिव एल्डोल। देखो इसमें जो आएगा वो आएगा जिमरमैन ट्रेक्सलर मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, इससे हर साल क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में आता ही है, जिमरमैन ट्रेक्सलर मॉडल। पांचवा पढ़ोगे सोमलेट हाउसर, सोमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट। सोमलेट हाउसर रीअरेंजमेंट। छठा हम आपको बताएंगे इसी में बेयर विलिगर बेकमैन और पिनाकोल पिनाकोलोन। पिनाकोल पिनाकोलोन। सातवां जो हम आपको बताएंगे इसमें सापीरो रिएक्शन। सापीरो रिएक्शन। और जो आठवां रिएक्शन है वो है रॉबिन्सन एनुलेशन। और जो नौवां रिएक्शन है नाइन्थ, दैट इज मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। 1 और 10, 10वां जो था हमारा ये रिलेटेड था इससे, कैनिजारो से था। ये टॉप 10 रिएक्शन है, नेम रिएक्शन जिसके बारे में पढ़ना है। गारंटी बोल रहा हूं इसमें से 2 क्वेश्चन आता है किसी न किसी फॉर्म में, चाहे सेक्शन ए में चाहे सेक्शन बी से। अब इसमें देखिए कौन से किस सेक्शन के लिए, ये सेक्शन सी के लिए इसमें से क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इन तीनों से सेक्शन सी में आता है, बाकी में सेक्शन बी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट 1, जिसको हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले सबका विथ एग्जाम्पल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2। इसमें जितने प्रीवियस ईयर आए हुए हैं इसको बनाइए। ये यूनिट 1 था। अब यूनिट 2 में देखिए क्या है। यूनिट 2 में हम आपको बताने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड मैकेनिज्म। रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें सब नहीं पढ़ना है, कुछ स्पेसिफिक है जिसको अच्छे से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बीन। कार्बीन जो पढ़ेंगे वो कैरोथस से पढ़ेंगे। दूसरा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल भी जो पढ़ेंगे वो कैरोथस से ही पढ़ेंगे। तीसरा बेंजाइल, इसे मैं जितना पढ़ाऊंगा सफिशिएंट होगा। चौथा इसमें पढ़ेंगे पूरा E2 स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्पेसिफिक एंड स्टीरियो स्पेसिफिक। पांचवा पढ़ेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट
पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन, पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन। अब देखिए पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन में आपको किसका किसका पढ़ना है, एन ऑक्साइड पढ़ना है, जैंथेट्स पढ़ने हैं, सेलेनॉक्साइड पढ़ने हैं, और इसके अलावा एक और है एस्टर। इतने पढ़ने हैं पायरोलिटिक सीन एलिमिनेशन में। और छठा पढ़ना है SN2 और SN2AR। ये पढ़ने हैं आपको। SN2 यहाँ दो चीज़ें पड़ेगा, ईथर में ईथर करेंगे, ओपनिंग करेंगे इसी से। तो ये आपको दूसरे सेक्शन 2 में पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इतना चीज मतलब 100% ये कवर करना है। इसके अलावा आप जो मन करे पढ़िएगा, पढ़ना पढ़िएगा, बट ये पढ़ के जाएंगे तो काम हो जाएगा। ये यूनिट 2। यूनिट 3 में देखो हम क्या पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। इसमें है पेरिसाइक्लिक, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। अब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में यहाँ क्या पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक कवर करोगे पूरा, इसमें नहीं छोड़ सकता है। इससे 2 नंबर क्वेश्चन हर साल आएगा, इलेक्ट्रोसाइक्लिक। दूसरा साइक्लो एडिशन में, साइक्लो एडिशन में जो हमें मेनली फोकस करना है वो डायल्सल्डर पे करना है। डायल्सल्डर में भी 4+2 और ये भी पूरा कवर करना है। इसमें रेजियो सेलेक्टिविटी, इंडो रूल और कंडीशन फॉर डी। डायल्सल्डर के लिए क्या कंडीशन है, मतलब कौन से डाइन देंगे, कौन सा डाइनोफिल नहीं देंगे, डाइन कैसा होना चाहिए, डाइनोफाइल कैसा होना चाहिए। इसके अलावा हम कवर करेंगे कोप रीअरेंजमेंट। कोप रीअरेंजमेंट में देखो क्या क्या कवर करोगे। सारे कोप, नॉर्मल कोप, ऑक्सीकोप, एजाकोप, डीजेनरेटेड कोप, डीजेनरेटेड कोप, सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, सबसे। ठीक है, इसके बाद क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये यूनिट 3 है जो हम कवर करेंगे। तो अभी हम एक एक करके सब बताएंगे। ऐसे ही पहले पहला यूनिट खत्म कर लेते हैं। ऐसे ही 3rd हो गया, 4th में भी आपका आएगा और फोटो केमिस्ट्री से है। उसके बाद 5th में हम आएंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। 6th में हम लोग आएंगे तो हेटेरोसाइकिल से है। 7th में हम लोग आएंगे तो नेचुरल प्रोडक्ट से है। 8th में हम लोग आएंगे तो मिससेलेनियस प्रॉब्लम्स है जिसमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो चलिए पहला यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। देखो यूनिट 1 का सबसे पहला नेम रिएक्शन हम जो स्टार्ट करेंगे वो है बार्टन नाइट्राइट एस्टर सिंथेसिस। या बार्टन नाइट्राइट एस्टर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इसके बारे में जरा ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन है क्या। देखो इस रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, एक नॉन फंक्शनलाइज, इट गिव रिमोट फंक्शनलाइजेशन इन, रिमोट फंक्शनलाइजेशन in an unreactive sp3
एल्काइल कार्बन। इस रिएक्शन से हम देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या मेथड बना दे रहे हैं, रिमोट फंक्शनलाइजेशन बना दे रहे हैं। किसमें? एक अनरिएक्टिव sp3 एल्किल कार्बन पे, एक ऐसा कार्बन जो अनरिएक्टिव था उस पे फंक्शनलाइजेशन हो जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप का डेवलपमेंट हो जा रहा है बाय बॉर्टन नाइट्राइट रिएक्शन। होता क्या इसमें, व्हेन एल्कोहल्स are treated with nitrosyl chloride in pyridine, they form nitrite ester. They form nitrite ester. अब देखो जो नाइट्राइट एस्टर बनता है, दीज नाइट्राइट एस्टर्स आर नाइट्राइट एस्टर अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन फॉर्म ऑक्सीजन सेंटर्ड रेडिकल। फॉर्म ऑक्सीजन सेंटर रेडिकल, ऑक्सीजन का रेडिकल बनता है, ऑक्सीजन सेंटर रेडिकल बनता है विच अबस्ट्रैक्ट गामा हाइड्रोजन। इसको हम 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। विच अबस्ट्रैक्ट गामा हाइड्रोजन फ्रॉम sp3 कार्बन, sp3 कार्बन and generate a carbon centered radical। Which combined with nitrosyl radical to form nitroso alcohol as a product, तो देखिए क्या होता है ओवरऑल पूरे रिएक्शन में कि रिमोट फंक्शनलाइजेशन आ रहा है अनरिएक्टिव sp3 कार्बन पे। जब एल्कोहल को NOCl और pyridine के साथ ट्रीट करते हो तो पहले नाइट्राइट एस्टर का जनरेशन होता है। दीज नाइट्राइट एस्टर अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो नाइट्राइट एस्टर में NO बॉन्ड क्लीव करेगा और एक ऑक्सीजन रेडिकल बनाएगा प्लस एक नाइट्रोसिल रेडिकल बनाएगा। ये जो ऑक्सीजन रेडिकल बना ये अपने गामा कार्बन से एक जो sp3 होना कंपलसरी है उससे एक H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और खुद OH हो जाएगा और क्या बना देगा, कार्बन रेडिकल। उस कार्बन रेडिकल पे जो नाइट्रोसिल रेडिकल निकला था वो जाके जुड़ जाएगा और बन जाएगा नाइट्रोसो एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। अब हम लोग वही देखने वाले हैं विथ मैकेनिज्म। इसको जल्दी से बना डालिए, फिर मैकेनिज्म में डिटेल समझेंगे हम लोग। देखो क्या है, हमने ये एल्कोहल यूज किया, ठीक। इसको सबसे पहले किससे ट्रीट कर, देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा पहले मैं बना दूं। NOCl इन pyridine फॉलोड बाई HNO करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस,
ठीक है, ये नाइट्रोसो एल्कोहल है, यहाँ से टाटामराइज हो जाएगा प्रोटॉन निकाल के, और ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ भाग के चला आएगा, तो ये आपको मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हमको यही देखना है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर इसी चीज़ को, इसको मैकेनिज्म किसको करते हैं, एक लाइन से शुरुआत से कैसे कैसे हो रहा है। पहले क्या होगा, NOCl यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, O अटैक करेगा, NO पे Cl निकल के बाहर जाएगा, फिर ये पिरिडीन इस H को निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा ONO नाइट्राइट एस्टर। फिर HNO क्या करेगा, उस नाइट्राइट एस्टर को क्लीव कर देगा और फिर आपको मिलेगा प्रोडक्ट। तो चलिए करके देखते हैं। मैकेनिज्म इसका है क्या, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, Cl जाएगा बाहर, और फिर आपका पिरिडीन का काम क्या है, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को अबस्ट्रैक्ट कर लेगा। हमें जो यहाँ पे मिलेगा वो नाइट्राइट एस्टर मिलेगा, ONO। ठीक है, दिस इज द नाइट्राइट एस्टर। अब इस नाइट्राइट एस्टर में क्या है, HNO जब पड़ेगा तो HNO से देखो क्या है, दिस बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगा, होमोलिटिकली क्लीव। जैसे ही ये होमोलिटिकली क्लीव होगा, एक NO रेडिकल बाहर जाएगा। अब इसको हम जरा ऐसे लिख दे रहे हैं अरेंज करके, ऑक्सीजन रेडिकल यहाँ, एंड दिस इज द हाइड्रोजन। ठीक, अब क्या होगा, इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। 1,5 हाइड्रोजन अबस्ट्रैक्शन होने वाला है, 1,5 हाइड्रोजन अबस्ट्रैक्शन यहीं पे होगा। ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये इस तरह से टूटेगा होमोलिटिकली। ये जो इसका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और एक कार्बन पे चला जाएगा। ये क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो कौन सा अबस्ट्रैक्शन हो रहा है, डेल्टा हाइड्रोजन कह सकते हो या 1,5 हाइड्रोजन कह सकते हो। मैंने आगे शायद कहीं वो गामा बोल दिया है, तो गामा को जरा करेक्ट कर लेना, डेल्टा हाइड्रोजन अबस्ट्रैक्शन कर लेना। ठीक है, डेल्टा हाइड्रोजन अबस्ट्रैक्शन। अब देखो क्या होगा, जब अबस्ट्रैक्शन होगा तो एक रेडिकल कार्बन पे आ जाएगा और एक ये H निकल के ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा OH। यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, कार्बन रेडिकल और R। अब यहाँ पे जो NO रेडिकल बचा हुआ है वो कहाँ पे जाएगा, वो इस कार्बन से जाके ऐड हो जाएगा। जब उस कार्बन पर ऐड होगा तो देखिए क्या बनेगा, OH N डबल बॉन्ड O। अब N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, तो ये तुरंत ही क्या करेगा, ये है नाइट्रोसो एल्कोहल। ठीक है, अब ये टाटामराइज होगा और ये हाइड्रोजन भाग के यहाँ से इस पे चलाएगा। जब इस पे आएगा तो आपको क्या प्रोडक्ट मिला, देखो NOH। दिस ये ऑक्सीम है, दिस इज ऑक्सीम। अगर ऑक्सीम का आपने हाइड्रोलिसिस करा दिया
हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होता है, कीटोन मिल जाता है, इधर H और इधर OH चला जाता है, इधर O इधर H2, तो आपको जो मिल जाएगा प्रोडक्ट OH डबल बॉन्ड OR प्लस NH2OH। देखो ये एक नॉन फंक्शनलाइज कार्बन, ये वाला कार्बन जो कि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रखा हुआ था, ये प्योर कैसा था, sp3 था, हाइड्रोकार्बन चेन था, वहां पे आपने कीटोन फंक्शनल ग्रुप जनरेट कर दिया है, फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस कर दिया, इसी को बोलते हैं बॉर्टन नाइट्राइट एस्टर सिंथेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन हर साल आता है। मेरे पास 10 एग्जाम्पल्स हैं इसके, जिसमें से 4 आपके कंपटीशन में आए हुए हैं और 6 मैं अपने साइड से दे रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं एक-एक क्वेश्चंस का। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसके क्वेश्चन के स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े हैं, बट उन स्ट्रक्चर्स पे हमको नहीं जाना है, हमको कहाँ पे जाना है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है और किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सब लिख के लाया हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन इस पे, बॉर्टन नाइट्राइट पे क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। देखिए OH है, जब NOCl से ट्रीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट एस्टर। अब नाइट्राइट एस्टर को जब HNu पड़ेगा तो ये होमोलिटिकली क्लीव होगा, तो क्या क्या बनाएगा, एक ऑक्सीजन सेंट्रल रेडिकल बनाएगा और एक एनो रेडिकल। तो मैं इसी में बना दे रहा हूं क्योंकि काफी बड़ा स्ट्रक्चर, इसको बनाने में काफी टाइम जाएगा। तो देखिए क्या बना, यहां पे जनरेट हो जाएगा ऑक्सीजन रेडिकल प्लस आपका क्या निकल जाएगा, एनो रेडिकल। अब देखो यहां से गामा हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन होना है, सॉरी डेल्टा हाइड्रोजन, डेल्टा या 1,5, तो 1,5 काउंट करो, 1 2 3 4 और ये कार्बन क्या हो गया 5। इधर देखते हैं 3 4 5, ये नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। इधर देखें 5, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारा अब्स्ट्रक्शन कहाँ से होगा, ये देखो ये पूरा का पूरा पाथ ये वाला फॉलो करेगा 1,5। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, सेम प्लेन पे ही हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन होगा, अपोजिट प्लेन पे नहीं होगा तब तक जब तक कि 2 अपोजिट सेम प्लेन पे हाइड्रोजन अवेलेबल हो ही ना, नहीं होगा इन दैट केस वो अपोजिट प्लेन पे जा सकता है, बट अगर अवेलेबल है तो हमेशा सेम प्लेन से ही हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये देखो बिलो द प्लेन है और ये भी बिलो द प्लेन है। अब क्या होगा, ये 5वें कार्बन से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस CH3 बिकम, ये CH3 किस में चला जाएगा, CHNO में, और ये आपका किस में चला जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो बस 5वां कार्बन काउंट करना है, कौन सा कार्बन 5th है, उसी पे जाके हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन होगा, ये 1,5 हाइड्रोजन अब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा एग्जांपल ये है, इसमें यहाँ पे आपका ऑक्सीजन रेडिकल जनरेट होगा, तो यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 और ये देखिए ये कार्बन क्या है, 5th कार्बन। तो इसी कार्बन पे ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होगा पहले, तो अब्स्ट्रैक्शन से देखिए क्या होगा, ये एनो रेडिकल टूट के ऑक्सीजन रेडिकल बनाएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो जब ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा भैया, तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन रेडिकल, ये रेडिकल बनेगा, इसी पे आके कौन जुड़ जाएगा, NO। ठीक है, बाद में इस NO को क्या कर लो, टाटोमराइज कर लो, ऑक्सीजन बन जाएगा और फिर उस ऑक्सीजन को क्या करना है, हाइड्रोलाइज करोगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, 5वां कौन सा है, ये 5वां, और उस पर हाइड्रोजन होना कंपल्सरी था। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे बात करेंगे तो ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4th और ये एटम क्या है 5th, ये 5वां है और देखो इस पर हाइड्रोजन है। तो इसका जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा N डबल बॉन्ड O, ये OH रह जाएगा और ये आपका COOET और इधर जो था जहां था वही रहेगा। सिमिलरली अगर इसमें बात करें तो देखो ये वाला तो प्लेन के ऊपर हो गया, तब प्लेन के ऊपर हो गया, ये प्लेन के नीचे, तो स्पेस का हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अब काउंट करो 5वां, 1 2 3 4, ये देखो 5वां, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसके अलावा ये भी 5वां हो सकता है, बट ध्यान दीजिएगा ये साइक्लिक सिस्टम है और ये ब्रिज्ड कार्बन है। अब ये फ्री रोटेशन नहीं कर सकता। जब फ्री रोटेट नहीं होगा तो ये क्या है, स्ट्रेंड है, कंडेंस्ड है, तो इसको सेम फेस यही मिलेगा, ये इसी 5वें कार्बन से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा। तो हम इस हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा जो प्रोडक्ट वो ये अपनी जगह, ये N ब्यूटाइल अपनी जगह, यहाँ पे क्या आकर जुड़ जाएगा NO। ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो OH यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 सेम फेस से अब्स्ट्रैक्शन होगा। ये OH बिलो द फेस है, ये मेथिल बिलो द फेस है, तो ये OH यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा CH2NO। ये अपनी जगह OH जहाँ है वही रहेगा। एबव द प्लेन जो मेथिल था उस पर सब्सट्रैक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपोजिट फेस पे था, आसानी से सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, सेम फेस से आसानी से हो गया। सेम चीज देखिए यहाँ भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन रेडिकल जनरेट होगा तो 1 2 3 4 और देखो ये मेथिल जो है वो 5th है। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये, बाकी स्केलेटन वही रहेगा, बस ये हो जाएगा CH2NO और ये हो जाएगा OH। बाकी जो जैसे था उसको वैसे ही रख दो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक, ये इधर H था और इधर साइड अपना जो भी ग्रुप लगा था उसको लगा दो। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस के लिए था। अब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। तो चलिए दिखाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले गेट 2017, गेट 2017 में देखिए क्वेश्चन आया था ONO में इसने HNO डाल के बोला था क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो नाइट्राइट एस्टर है, ये नाइट्राइट एस्टर हमें अच्छे से पता हो गया। नाइट्राइट एस्टर में ये होमोलिटिक क्लीव करा देते हैं यहाँ पे, ऐसे 5वां 1 2 3 4 5 वहीं पर हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट किया है, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा OH 1 2 3 4 5 यहाँ के NO जुड़ जाएगा। एकदम सिंपल, ये गेट 2017 का हो गया। फिर ये आया है CSIR JRF जून 2019 का क्वेश्चन, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया था, इसने पहले बॉटन कराया था, उसके बाद एक स्टेप और जोड़ दिया था। इसने क्वेश्चन में
ये क्वेश्चन देखे पहले NaCl pyridine, दूसरा HNO और तीसरा H2SO4 दिया था और पूछा था प्रोडक्ट क्या है। तो देखो पहला स्टेप ये दोनों तो बॉर्टन है, तो पहले बॉर्टन कर लेते हैं। बॉर्टन करेंगे तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। ये पांचवें पे क्या हो जाएगा, ऑक्सिम बन जाएगा। तो पहले हम लोग क्या बना लेंगे, इसके लिए अपने पास आएगा ऑक्सिम और ये एज सच रहेगा। अब देखो इस ऑक्सिम में जब H2SO4 डालोगे तो होगा बेकमैन रीअरेंजमेंट। अब बेकमैन हो रहा है, बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो बेकमैन रीअरेंजमेंट है क्या, H प्लस गेन करके ये बाहर जाएगा H2 प्लस बन के, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आपको पता है मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाला जो कार्बन होता है वही माइग्रेट करता है। तो ये माइग्रेट इन दोनों में एंटी जो होता है वो भी कहता है या मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो अब इसके एंटी ये है, ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा भैया, ये N पे जाकर अटैक किया, डबल बॉन्ड C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और बाद में इस पे क्या होगा, वाटर का अटैक हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ये अभी आपका CSIR JRF जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कवर करिए। एक और क्वेश्चन है जो CSIR में 2016 में आया था। ये क्वेश्चन देखिए क्या, CSIR 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने दिया था, इसी मेरा क्वालिफाई हुआ था। ये ऐसा नहीं था, एक गलत कर दिया क्वेश्चन में ये दिया था ONO और HNO डाला था। अब देखिए क्योंकि ये बिलो द प्लेन है तो अब्स्ट्रैक्ट भी बिलो द प्लेन से ही करेगा। 3 4 5, देखिए ये भी 5 था, 4 5 ये भी होता, बट ये एबव द प्लेन है तो एबव द प्लेन अब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा। कहाँ होगा, हमेशा बिलो द प्लेन। तो यहाँ जो ऑक्सीजन रेडिकल बनेगा वो इस कार्बन का H निकालेगा, ना कि इस कार्बन का। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा। OH, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। ये पूरा आपका बॉटन नाइट्राइट एस्टर सिंथेसिस हो गया। तो अब ये पहला रिएक्शन नेम रिएक्शन खत्म, ठीक। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सब लगा डालिए। मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए, 8 9 10 क्वेश्चन करा दिए, सफिशिएंट है। आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। तो अगला नेम रिएक्शन शुरू करते हैं।